Hello students, I am Dr. Virender Singh from SQL Classroom Environment. Students, आइए आज हम डिस्कस करते हैं इसका बचा हुआ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. इसके पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा सब्जेक्ट्स और आज हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में. पार्ट 1 सब्जेक्ट के बारे में वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. जैसा कि पार्ट 1 में आपको बताया सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट वो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. सब्जेक्ट के हमने काइंड्स पढ़े. इट इज ऑफ 3 काइंड्स: सिंपल, कंप्लीट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट्स. ये काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट चल रहा है. अब सिंपल सब्जेक्ट कौन सा होता है? सिंपल सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट दैट इज मेड ऑफ सिंगल वर्ड. फॉर एग्जांपल वी से शी इज लिसनिंग, शी इज द सब्जेक्ट. Complete subject is the subject which is made of a phrase of a sentence, a part of sentence. एक फ्रेज होगा इसके अंदर, सिंगल वर्ड नहीं होगा, इसके अंदर फ्रेज होगा. हालांकि इसके अंदर भी एक सिंपल सब्जेक्ट तो होगा ही होगा. फॉर एग्जांपल शी विद हर ब्रदर लिसन सॉन्ग्स. अब यहां पर जो शी है, शी इज द सब्जेक्ट. और शी कौन है? इट इज सिंपल सब्जेक्ट. शी सिंपल सब्जेक्ट है. तो इसके अंदर भी एक जो कंप्लीट सब्जेक्ट होगा उसके अंदर एक सिंपल सब्जेक्ट तो होगा ही होगा. और जो बाकी जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बच गया ये विद हर ब्रदर, ये जो पार्ट है इट इज नोन एज मॉडिफायर. इसको मॉडिफायर कहा जाता है. विद हर ब्रदर इट इज मॉडिफायर. तो इसके अंदर एक तो सिंपल सब्जेक्ट मिलेगा और दूसरा उसके अंदर मॉडिफायर वर्ड्स मिलेंगे. और तीसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट. कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है ये एक से ज्यादा फ्रेजेस से मिलकर के बनेगा. द स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास एंड 12th क्लास आर लिसनिंग सॉन्ग्स. अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास वन पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इसके अंदर 2 फ्रेजेस हो गए. हालांकि अगर आप इसको ये कहो कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंप्लीट सब्जेक्ट्स तो भी काम चल जाएगा. तो इस तरह से ये तो हमने सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ा था वही चीजें आप लोगों को एक बार मैंने रिपीट करवाए हैं, रिवाइज करवाए हैं. अब हम अगला पोर्शन ले रहे हैं एंड दैट इज प्रेडिकेट. दैट इज प्रेडिकेट. अब हम प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे. प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिकेट? प्रेडिकेट होता क्या है? आप इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ना यू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. प्रेडिकेट मीन्स प्री प्लस डिकेट. प्री प्लस डिकेट. प्री मीन्स वी नो वेरी वेल, प्री मीन्स बिगिनिंग होता है. प्री बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों ने सारों ने दिया अपने बोर्ड एग्जाम्स के बोर्ड क्लासेस के दौरान. प्री बोर्ड आप लोगों ने दिया. प्री मीन्स बिगिनिंग, शुरुआत के अंदर. और डिकेट डजंट मीन डिकेट बट इट मीन्स इंडिकेट. इंडिकेट को हमने यहां पर डिकेट किया. इसका मतलब होता है टू टेल समथिंग. बिगिनिंग के अंदर, सेंटेंस की बिगिनिंग के अंदर आपको पता है कौन आता है? सब्जेक्ट. सेंटेंस की बिगिनिंग में कौन आएगा? सब्जेक्ट. मैं आप लोगों को इसकी फर्स्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं कि 99% जो सब्जेक्ट होगा दैट ऑलवेज विल एग्जिस्ट इनटू द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस. तो सेंटेंस की शुरुआत में कौन मिलेगा? सब्जेक्ट. तो ये होगा प्रेडिकेट का मतलब ये होगा कि वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के बारे में बताएगा. और बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में कौन होगा? सब्जेक्ट. तो दूसरे अर्थों में आप ये कह सकते हो कि प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, दैट टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. तो आप अगर इसकी डेफिनेशन दे तो आप ये कह सकते हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट tells about the action and state of a subject. That will be the predicate. उसको आप predicate कहोगे. predicate क्या हुआ? द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा दैट टेल्स अबाउट द एक्शन एंड द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट. किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन और उसका जो स्टेट होगा उसको जो पार्ट ऑफ सेंटेंस बताएगा आप उसको प्रेडिकेट कहेंगे. वो पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होगा. आप अगर मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं. अभी देखिए, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आप कहते हैं farmers are working
इन द फील्ड्स। स्टूडेंट्स जरा गौर करिए, इसके अंदर फार्मर्स कौन है, हम पढ़ चुके हैं। फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड्स, फार्मर्स आर सब्जेक्ट, दे आर डूइंग सम वर्क, they are doing some action. What is the action? Working is the action. So this working is a verb. और उसके बाद in the fields, ये एक आगे का पोर्शन आ गया है। So farmers are working in the fields. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है फार्मर्स, उसके बारे में ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो पार्ट बच गया, this whole part of sentence is informing, is giving some informations about farmers. It is telling us about the action of these farmers. इस part of sentence में ये पता चलता है कि what the farmers are doing, ये कर क्या रहे हैं वहां पर, इनका कार्य क्या है वहां पर हमें ये पता चलता है, इनकी स्टेट क्या है वहां पर हमें ये पता चलता है। तो इस तरह से ये जो पोर्शन बच गया बाकी, दैट इज प्रेडिकेट, इसको आप प्रेडिकेट कहेंगे। ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द एक्शन एंड स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, ये आपके ग्रामर की डेफिनेशन है। अब मैं आप लोगों को अपनी चीज बता रहा हूं, यहां पर गौर करके सुनने की बात है कि सेंटेंस के अंदर, चाहे वो कितना ही बड़ा सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बाकी पोर्शन बच गया सेंटेंस का, वो पूरे का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। उस सेंटेंस के, हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। तो इस सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी पोर्शन बच गया, वो सब का सब प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट का जो पोर्शन है, उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। तो जरा और एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, देखिए। आप कहते हैं द टीचर हैज completed his syllabus. The teacher has completed his syllabus. The teacher has completed his syllabus. Or you can say the teacher has taught his syllabus. अब जरा गौर करिए, who is completed his syllabus? Teacher has completed his syllabus. So teacher तो आपका आ गया सब्जेक्ट, लेकिन जो बाकी जितना भी बच गया, ये वर्ब होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका वर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा। ये यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोर्शन है, दैट इज प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ये पूरा पोर्शन आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। इसके अंदर वर्ब भी आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है। तो इस तरह से बहुत मोटा सा फॉर्मूला है कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो पूरे का पूरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। और दूसरे अर्थों के अंदर अगर आप लो कि पूरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर के जितना भी पोर्शन बचा है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। अब स्टूडेंट्स आइए, इस प्रेडिकेट के पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रेडिकेट के पार्ट्स आइए, प्रेडिकेट के पार्ट्स 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स इसके। वन इज वर्ब, द सेकंड इज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, वन इज वर्ब, द सेकंड इज ऑब्जेक्ट एंड द थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट्स हैं इसके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस प्रेडिकेट। ये तीनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, एक तरह के प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज ए वर्ब इज, इट इज एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, इट रिसीव्स एक्शन, इट रिसीव्स एक्शन फ्रॉम वर्ब और फ्रॉम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट मीन्स द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एक्शन आइदर फ्रॉम सब्जेक्ट और फ्रॉम वर्ब। इसको ज्यादातर केसेस के अंदर हम इसको ऑब्जेक्ट ये कहते हैं, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ये वर्ब का एक्शन लेता है अपने ऊपर, रिसीव करता है एक्शन। सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है उसको रिसीव ये करता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे। कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट कहता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, part of sentence that completes that gives the complete meaning of subject and verb।
समटाइम्स सब्जेक्ट और वर्ब पूरा मीनिंग देने में असमर्थता जाहिर करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस इसके साथ जुड़ जाता है, उसको आप कंप्लीमेंट कहेंगे। वो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अभी अभी। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं वर्ब। वर्ब एक्शन वर्ड है। स्टूडेंट्स मान करके चलिए कि दुनिया के अंदर हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। यहां पर दुनिया में इस वर्ल्ड के अंदर वर्ब के बगैर आप किसी सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव एनी सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। जिस सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं वो वर्ब के बगैर कल्पना ही नहीं हो सकती। मीन्स अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं, अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये मान करके चलिए उसकी जो सेंट्रल बॉडी है उस सेंटेंस की, उस वर्ड की उस सेंटेंस की वो वर्ब होगी। वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वैसे तो हम सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं, दोज ऑल आर इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट भी है और कंप्लीमेंट भी है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस बना करके चले, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वर्ब इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विदाउट विच यू कैन नॉट कंसिडर ए सेंटेंस, विदाउट विच यू कैन नॉट इमेजिन टू मेक ए सेंटेंस, टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। वर्ब के बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। जितने भी सेंटेंस आप, कितने ही सेंटेंस आप न्यूज़पेपर में देखिए, मैगजीन में देखिए, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखिए, हर सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब मिलेगा। वर्ब के बगैर आप कल्पना ही मत करिए। सो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, आप सेंटेंस लीजिए, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स आर वाचिंग मी, द फैन इज वर्किंग, द एसी इज वर्किंग, students are watching outside, some boys are running into the park, yes, the animals are gazing in the fields, we are watching the movie. All these words, जितने भी sentences आप ले लीजिए, the prime minister is delivering the speech, all the audience are watching the match, yes, the whole administrators are working against कोरोना वायरस। आप कितने ही सेंटेंस लेंगे, कितने ही लेंगे, हर एक के अंदर आपको वर्ब मिलेगी, हर एक के अंदर वर्ब मिलेगी। और इतना ही नहीं, कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जिनके अंदर और कुछ होगा ही नहीं, केवल और केवल क्या मिलेगा, ओनली वर्ब। मतलब आप सोचिए, हम एक तरफ कह रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बगैर हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते। राइट, यू आर राइट कि सेंटेंस इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन वर्ब से इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है। सेंटेंस के बगैर तो कभी कभी हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट के हो भी सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते कोई सेंटेंस हो सकता है। कोई सेंटेंस वर्ब के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसे तो अनेक एग्जांपल दे दूंगा जिनके अंदर बगैर सब्जेक्ट के आपको सेंटेंस मिल जाएगा, लेकिन वर्ब के बगैर आपको कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा। अगर कोई हो तो मुझे बताना कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब का प्रयोग ना होता हो। मैं आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं गो, कम इन, अटैक। जरा गौर करिए इन सेंटेंसेस के अंदर, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। गो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कम इन, कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अटैक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब ये सबके सब पूरे सेंटेंस अपने आप के अंदर, दे आर कंप्लीट सेंटेंस, दे आर गिविंग द मीनिंग्स एंड दे आर कंप्लीट सेंटेंस। इनके अंदर कोई और गुंजाइश ही नहीं है। तो क्या सेंटेंस की जो डेफिनेशन हम देते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस तो दे रहे, लेकिन क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हाँ है, क्योंकि इनके साथ यू सब्जेक्ट लगा हुआ है। इन सबके साथ यू सब्जेक्ट लगा हुआ है, जो हिडन है, जो पर्दे के पीछे है। अब जरा गौर करके देखिए, मतलब आप वर्ब की हिम्मत देखिए, वर्ब कितनी बहादुर है। जहां पर यू सब्जेक्ट डर गया, जहां पर यू सब्जेक्ट डर करके पर्दे के पीछे छुप गया कि सामने ना आ जाऊं, आ गया तो हो सकता है खतरा होगा, वहीं पर वर्ब सीना तान करके युद्ध भूमि के अंदर कूद रही है, ये सामने आ रही है, इसको डर नहीं लग रहा। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हु इज मोर इंपॉर्टेंट इन ए सेंटेंस, वर्ब या सब्जेक्ट। मौका लगते ही जब इसको खतरा नजर आया तो ये पीछे उलझ गया, ये पीछे छुप गया, लेकिन वर्ब फिर भी सामने आ गए। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब इज द सोल ऑफ ए सेंटेंस। जिस तरह से आपकी आत्मा, शरीर की आत्मा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से सेंटेंस की ये आत्मा होती है वर्ब, और इसके बगैर आप कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई सेंटेंस बन सकता है। ये वर्ब है। नेक्स्ट आइए, अब आप आ जाइए ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या है? आओ बच्चों, ऑब्जेक्ट पर आते हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स, अब बेटा आपको मैंने जब सब्जेक्ट बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट इज ए नाउन और प्रोनाउन।
100% सब्जेक्ट या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। सब्जेक्ट कभी भी आपको वर्ब नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट कभी भी आपको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट कभी भी आपको इंटरजेक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं मिलेंगे आप लोगों को, वो केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन होंगे। तो जिस तरह से सब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होगा, उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट भी आपको नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। काम क्या करता है ये ऑब्जेक्ट? इट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसको ये अपने ऊपर ले लेता है, और ये कब आएगा? हमेशा ये वर्ब के बाद आएगा। सब्जेक्ट वर्ब से ज्यादातर पहले आता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जरा गौर कीजिए, वर्ब ऑलवेज टेक्स द मिडल पोजीशन, ऑन वन साइड देयर इज सब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड देयर इज ऑब्जेक्ट। सो वर्ब इज द कॉमन वर्ड, इट इज द कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्ट को भी डील करती है और सब्जेक्ट को भी डील करती है। ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट टू वर्ब भी बोल सकते हैं, और ये इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसको ये रिसीव करता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मैं आपको एग्जांपल देकर के दिखाता हूं। जैसे आप कहते हैं शी रीड्स इंग्लिश ग्रामर, ये एक सेंटेंस है, शी रीड्स इंग्लिश ग्रामर, या शी रीड्स की बजाय हम लर्न वर्ड कर देते, ज्यादा ठीक रहेगा। शी लर्न्स, शी लर्न्स इंग्लिश ग्रामर। अब जरा इस सेंटेंस के अंदर अगर आप गौर करके देखेंगे तो शी तो आपका सब्जेक्ट होगा, लर्न्स आपका वर्ब होगा। अब ये जो सब्जेक्ट है ये क्या लर्न कर रहा है, ये क्या एक्शन कर रहा है? इसका एक्शन है लर्न, और ये लर्न किसके पास जा रहा है? ये लर्न कौन रिसीव कर रहा है? दैट इज इंग्लिश ग्रामर, ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये इंग्लिश ग्रामर इस एक्शन को ले रहा है। आप और समझिए थोड़ा सा, आप कहते हैं ही प्लेज, ही आपको बताऊं, ही ईट्स मैंगोज, ही ईट्स मैंगोज। ही आपका सब्जेक्ट होगा, वो कोई एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है? ईट। किसको? एक्शन किसके पास गया? मैंगो के पास गया। ये एक्शन तभी होता जब ये है तो ही आवा, इस एक्शन को इसने लिया तो ही ये एक्शन हो रहा है, अदरवाइज ये सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं। इसलिए ये जो मैंगो है दैट इज ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस मैंगो इज रिसीविंग द एक्शन व्हाट एवर इज डन बाई दिस ही के द्वारा जो एक्शन किया गया उसको ये मैंगो रिसीव कर रहा है, इसलिए मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब आप आइए बच्चों, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊं। वैसे तो देखिए वर्ब जो होता है इसके भी अपने अपने काइंड्स होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वर्ब का एक बड़ा टॉपिक होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब करेंगे उस पर इस वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए अब आप वर्ब के बारे में बस इतना ही समझिए कि इट इज the action word and this is the most important part of a sentence. Without verb you cannot imagine constructing of a sentence. It is the soul of a sentence. किसी भी सेंटेंस की आत्मा वर्ब है, इसके बगैर तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अब आप आइए ऑब्जेक्ट, जो रिसीव करता है एक्शन को, ये ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट, आइए ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है बच्चों। इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। अब व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। अब इनको थोड़ा सा समझ लो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द ओनली ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स एक्शन फ्रॉम वर्ब और सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं शी रीड्स
ए बुक, शी रीड्स ए बुक, ये ए बुक है, शी सब्जेक्ट होगा, रीड्स वर्ब होगा, ए बुक होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो एक्शन इस शी ने किया वो सीधे का सीधा किस पर आ गया, ए बुक पर आ गया। सो बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ए को नहीं कह सकता, ए को छोड़ दीजिए, अब बुक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप कहते हैं आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। अब आप आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम टीचिंग क्या है, वर्ब होगा, और स्टूडेंट्स क्या हो गया, दैट इज नाउन, और ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो टीचिंग है वो किसके ऊपर गया है, स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक ही ऑब्जेक्ट होता होगा और जो सीधा एक्शन अपने ऊपर लेता, उसको आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बात तय है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केवल तभी आएगा जब आपके पास पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप कहते हैं आवर टीचर taught us English grammar. Our teacher taught us English grammar. अब बच्चों यहां गौर करिए आप, our teacher सब्जेक्ट है, taught वर्ब, us ये भी एक नाउन है, इंग्लिश ग्रामर ये भी एक नाउन है। ये us आपका प्रोनाउन बोल सकते हो आप इसको। अब यहां पर आपका us भी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनमें से कभी भी दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। इनमें से एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा तो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आएगी, सर विच वन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं ज्यादा आप लोगों को इसकी गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सीधा ही मोटा फॉर्मूला बता देता हूं। बेटा जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ही तब जब पहले आपको उस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट अकेला कभी आ ही नहीं सकता। अकेला अगर कोई भी आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं आएगा कभी भी। तो अब इनडायरेक्ट है, इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, अब इनके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। इनके अंदर से एक आपको ह्यूमन बीइंग मिलेगा और दूसरी आपके या तो नॉन लिविंग थिंग मिलेगा या कोई लिविंग थिंग मिलेगी। फिर समझो, जिस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट में से दोनों में एक आपको ह्यूमन बीइंग मिलेगा तो दूसरी कोई थिंग मिलेगी। वो थिंग आपका कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई दूसरा आर्टिकल हो सकता है, या कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है, डेड थिंग भी हो सकती है। अब इनमें डायरेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट कौन सा होगा, उसको मैं आपको बिल्कुल मोटे अर्थों के अंदर बता देता हूं। जो ह्यूमन बीइंग होगा वो हमेशा आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले बता रहा हूं। जो ह्यूमन बीइंग होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट मिलेगा और जो थिंग या नॉन लिविंग थिंग होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसी के अंदर दिखा देता हूं। आइए, आप कह रहे हो आवर टीचर टॉट अस इंग्लिश ग्रामर। जरा गौर करिए, यहां पर आपके दो ऑब्जेक्ट्स है, वन इज अस, द सेकंड इज इंग्लिश ग्रामर। ये दो ऑब्जेक्ट्स है। यहां पर अस कौन है, लिविंग थिंग है, ह्यूमन बीइंग है, और इंग्लिश ग्रामर कौन है, नॉन लिविंग है। तो इंग्लिश ग्रामर आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ, और अस कौन हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप कितने ही एग्जांपल्स लो, कितने ही एग्जांपल्स ले लीजिए, सबके अंदर यही चलेगा। आप कहते हैं माय मदर served all the children food। जरा गौर कीजिए बेटा, माई मदर सर्व्ड ऑल द चिल्ड्रन फूड। यहां पर देखिए, माई मदर सब्जेक्ट, सर्व्ड वर्ब, ऑल द चिल्ड्रन। ऑल द चिल्ड्रन एक कौन होगा, ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन, और दूसरा कौन होगा, फूड। एक
चिल्ड्रन और दूसरा फूड। मैंने आपको बताया था कि एक आपको ह्यूमन बीइंग मिलेगा, एक आपको डेड थिंग मिलेगा। अब यहां पर चिल्ड्रन तो आ गया आपका ह्यूमन बीइंग और फूड आ गया आपका डेड थिंग। डायरेक्ट कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हमेशा आपको जो डेड होगा वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। ये फूड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और चिल्ड्रन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना इन चीजों को, एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। एक और चीज आपको बहुत बढ़िया बता दूं, इनके अंदर हमेशा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में जाएगा। अगर आप इसके अंदर गौर करके देखें, अवर टीचर टॉट अस ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। आपके टीचर ने कोई एक्शन क्या एक्शन किया? इंग्लिश ग्रामर टॉट किया उसने, ठीक है। अब ये इंग्लिश ग्रामर को किसने रिसीव किया? अस ने रिसीव कर लिया। अस जो ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, इसलिए टीचर का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश ग्रामर को टीच करना है, लेकिन वो इंग्लिश ग्रामर किसने अडॉप्ट कर लिया? अस ने। इसलिए अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट होगा। अब याद रखें, मां ने, मदर सर्व्ड फूड। मां ने सर्व क्या? फूड सर्व किया, फूड सर्व किया। और वो फूड किसके पास गया? फिर चिल्ड्रन के पास। तो जो चिल्ड्रन है उन्होंने तो एक्शन किससे लिया है? फूड से लिया है। और फूड ने एक्शन किससे लिया? मदर से और सर्व से लिया। तो इसलिए जो फूड है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चिल्ड्रन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो ह्यूमन बीइंग होगा वो पहले आएगा और जो डेड होगा वो बाद में आएगा, या ये कहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आएगा और जो इनडायरेक्ट होगा वो शुरू के अंदर आएगा। ये बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बातें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। अब आप आइए तीसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। देखो बेटो, अब ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, मैं आपको सेंटेंस देता हूं मैं सेंटेंस दे रहा हूं, नोट कीजिए इसको। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का एग्जांपल दे रहा हूं। आप कहते हैं माय मदर सर्व्ड फूड टू all the children। उसी तरह से आप देखिए, our teacher taught English grammar to us। बच्चों अगर गौर करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा, इसको समझो। ग्रामर वाले आप लोगों को डराते रहते हैं, अलग अलग चीजें दे दिया करके। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट दिया और एक ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप दिया? ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। एक इसका भी फॉर्म दे दिया। अब डायरेक्ट मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट एक ही होगा तो वो डायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट होगा तो पहले डायरेक्ट आएगा उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा वो इनडायरेक्ट होगा। समझने की बात है। अब तीसरा जो चीज दिया उसने ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। अब डायरेक्ट का एक और भी रूप दिया अलग से, वो है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। अब जरा गौर करिए, मैंने ये सेंटेंस 1 और 2 कहां से लिए हैं? यहीं से लिए, ऊपर से। यही थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अगर आप वहीं पर उन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन देकर के कर दोगे, 2 या 4 लगा करके दे दोगे, तो वही आप लोगों का क्या होगा? ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। यही तो था माय मदर सर्व्ड फूड, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। अगर आप उसको पहले दे दोगे तो वही क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ये फूड हमारा यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, या हमने इसको पहले दे दिया तो ये ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन होगा। यहां हमारा इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, हमने इसको पहले दे दिया तो नतीजा क्या होगा? ये प्रीपोजिशन आपका ये आ गया 2, ये आ गया यहां पर 2, ये प्रीपोजिशन होगा। तो बच्चों घबराओ मत, इनको देख करके डरो मत कि ये नई चीजें क्या आ गई। अगर थोड़ा सा हम गौर करके देखें, इनको रीजनिंग लेकर के इनके चले तो कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट एक ही है, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तभी आएगा जब पहला आ जाएगा, जब 2 आएंगे तो एक डायरेक्ट हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट आएगा। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले दे देंगे तो अपने आप को 2 आ गया उसके लिए। तो ऐसा ये बड़ा सिंपल सा, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये था बच्चा आप लोगों को ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए टिप्स क्या हो गई? ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट की टिप क्या हो गई? नंबर 1, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। जिस तरह से सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन होगा। 99% बल्कि 100% ऑब्जेक्ट्स आपको नाउन या प्रोनाउन ही मिलेंगे। वन थिंग, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ही होता है। इनडायरेक्ट आएगा तो इसका मतलब पहले डायरेक्ट जरूर आएगा उस सेंटेंस के अंदर, बगैर डायरेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। थर्ड,
जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो याद रखिए जो डेड थिंग होगी वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो ह्यूमन बीइंग होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं है, उसको अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले दोगे और इनडायरेक्ट को बाद में दे दोगे तो आपको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ जाएगा बीच के अंदर, इससे फालतू और कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड थिंग है जो बच गया वो है बच्चों कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, आइए कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा? कंप्लीमेंट मीन्स टू कंप्लीट समथिंग। कंप्लीमेंट मीन्स टू कंप्लीट समथिंग। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मीनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन कई बार आप लोग संतुष्ट नहीं होते कि मीनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इतना मजा आ नहीं रहा जितना आना चाहिए। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए आवर टीचर taught us yesterday a beautiful chapter in second period। बच्चों जरा सेंटेंस को देखो, आवर टीचर taught us yesterday a beautiful चैप्टर इन सेकेंड पीरियड। अब आप इसके अंदर आवर टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट, टॉट क्या होगा? वर्ब, अस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यस्टरडे ए ब्यूटीफुल चैप्टर, ए ब्यूटीफुल चैप्टर भी अगर आप गौर करो तो भी क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? अब इसमें कोई शक नहीं कि यह सेंटेंस अपने आप के अंदर कंप्लीट है, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है सेंटेंस बेकर ये सोचना चाह रही है, आप लोगों को एक हिंट देना चाहता है कि मैं कुछ और क्लियर करना चाहता हूं, कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? और मीनिंग इसका क्या क्लियर कर रहा है? यस्टरडे, और भी कुछ बताना चाह रहा है कब? इन सेकेंड पीरियड, ये और चीजें बता दी। तो ये जो अब बाकी तो आपका होगा आवर टीचर, ये तो सब्जेक्ट होगा, और ये जो बाकी पोर्शन यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोर्शन है दिस इज नोन एज प्रेडिकेट, राइट? इस प्रेडिकेट के अंदर भी ये वर्ब आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर ये क्या बच गया? ये यस्टरडे एंड इन सेकंड पीरियड, ये क्या बच गया? इसको आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। आप कहते हो The Prime Minister delivered a long speech yesterday for the people of India। The Prime Minister delivered a long speech yesterday for the people of India। अब जरा देखिए, the Prime Minister subject, delivered verb, a long speech object, yesterday for the people of India। अब ये जो पोर्शन है इसके बगैर भी आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। The Prime Minister delivered a long speech yesterday, yesterday भी मत दो चाहिए, यहीं तक होगा। The Prime Minister delivered a long speech, ये सेंटेंस अपने आप के अंदर पूरा है। तो फिर ये यस्टरडे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या है? दिस इज कंप्लीमेंट। दिस इज कंप्लीमेंट। अब बच्चों बहुत ऐसे सेंटेंस आप लोगों को मिलेंगे बहुत ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनमें कंप्लीमेंट भी नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसे बहुत ही कम सेंटेंस मिलेंगे जिनके अंदर सब्जेक्ट ना हो या वर्ब ना हो। ये जरूरी पार्ट्स है दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी अगर बाय द मैं कहूं कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिल सकते जिनमें सब्जेक्ट ना हो लेकिन वर्ब तो मिले ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर के ऊपर
ऑब्जेक्ट और फोर्थ नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे अगर आप गौर करके देखो तो सबसे हल्का अगर रोल किसी का होता है तो कॉम्प्लीमेंट का होता है। और स्टूडेंट्स एक और चीज आप लोगों को बताओ बड़ी प्यारी, कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी स्ट्रक्चर होती है कि सब्जेक्ट का अपनी एक पहचान है, उसको एक स्थान पर आना पड़ेगा, वर्ब को एक स्थान पर आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को भी अपना एक पोजीशन लेनी पड़ती है। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंप्लीमेंट कि इसकी कोई पोजीशन नहीं होती, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, केयर फ्री होती है। ये आगे भी आ सकती है, ये पीछे भी जा सकती है, ये बीच में भी जा सकती है, ये अपने हिस्सों को डिवाइड करके भी आगे पीछे दाएं बाएं भी कर सकती है। ये जो सेंटेंस है, द पीएम डिलीवर्ड ए लॉन्ग स्पीच यस्टरडे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यस्टरडे द पीएम डिलीवर्ड ए लॉन्ग स्पीच फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया द पीएम डिलीवर्ड ए लॉन्ग स्पीच यस्टरडे, यस्टरडे को आप यहां भी दे सकते हो। सो there is no definite rule and regulations for this complement, whether it will come into the beginning, into the middle or into the tail of the sentence, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक आप लोगों का यहां फिनिश होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाइक करें, जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज देंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स का, सेंटेंसेस को बनाना, और उनको जिनको आप जम्बलिंग वर्ड्स कहते हैं उनके हम एक्सरसाइज यहां पर भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए भी देंगे। तब तक के लिए दैट्स ओके, हैव ए गुड